जय सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप जिंदगी मस्त रही आपकी। एंड सर रिवीजन आपके एंड पे हो रहा है फटाफट फटाफट फटाफट। एंड यस, दिस रिवीजन लेक्चर्स आर हेल्पफुल फॉर योर गाइस। सरकार कमेंट बॉक्स में माहौल लिख डालना अगर आपको लेक्चर समझ में आ जाए तो। सरकार आइए, चैप्टर नंबर 13 रिटर्न्स अंडर जीएसटी। सरकार सबसे पहली बात, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको हर महीने जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सबमिट करना पड़ता है। प्लस सर दिस जीएसटीआर 1 इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय ओनर बिफोर 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। पर सर रिटर्न नहीं कहते इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। और हाँ, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक उसको जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ता है। 3B इज कॉल्ड रिटर्न अंडर जीएसटी। आइए सरकार जीएसटीआर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। सर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पर ध्यान पड़ा, ये 6 लोग कौन कौन? ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है बेटा, और इंडिया में नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को सर्विस दे रहा है बेटा। सेकंड, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, इनको जीएसटीआर 4 फाइल करना पड़ता है सर। एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस डायरेक्टर और टीसीएस वाले, इन लोगों के लिए सेपरेट रिटर्न दे रखे, इनको नॉर्मल जीएसटीआर 1 और 3B एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्लियर? अब जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है मंथली बेस पे 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। पर जिन लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है सर, वो जीएसटीआर 3B भी क्वार्टरली फाइल करते हैं और उनको जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली ही फाइल करना है। और क्वार्टरली फाइल करना तो ड्यू डेट क्या होगी बेटा? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होगी। ऐसे लोगों को फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी देंगे, जो हम आगे बात करेंगे बच्चों। सर अच्छा ध्यान देना बेटा, सर एनआरटीपी भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं जीएसटीआर 1 और 3B के। पर अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो ऐसे केस में जीएसटीआर 1 और 3B आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, अब सर जीएसटीआर 3B, सर अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी तो ऐसे केस में कुछ स्टेट में 22nd इज द ड्यू डेट और कुछ स्टेट में 24th इज द ड्यू डेट। क्लियर? पर आपने अगर क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखी है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो ऐसे केस में मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। क्लियर? और वही 6 लोग हैं जिनको जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करना पड़ता है, पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को 3B फाइल करना पड़ता है बच्चों। क्लियर? अब वो 6 लोग कौन कौन बचा, उनके लिए अलग अलग रिटर्न रखे बेटा। अगर आप कंपोजिशन सप्लायर होते हैं ऐसे केस में एवरी कंपोजिशन डीलर, सर जो भी कंपोजिशन सप्लायर है उसको रिटर्न तो जीएसटीआर 4 फाइल करना पड़ता है एनुअली, वो भी 30th अप्रैल आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। पर हर क्वार्टर उसको टैक्स पे करना पड़ता है थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटी सीएमपी 08। सर बाय 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ उसको क्या करना पड़ेगा? सब जीएसटी सीएमपी 08 फाइल करके टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये सर फाइल करेगा वो क्वार्टरली बेस पे, पर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है एनुअली जीएसटीआर 4 सर 30th अप्रैल या उसके पहले बेटा, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद। अच्छा सर अगर आप एनआरटीपी होते हैं ऐसे केस में जीएसटीआर 5 फाइल करना पड़ेगा, मंथली बेस पे फाइल करना पड़ता है। कब तक बेटा? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या फिर जब उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिडिटी खत्म हो रहा है उसके 7 दिन के अंदर, विच एवर इज अर्लियर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर अगर आप ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड तो फॉर्म नंबर जीएसटीआर 5A मंथली बेस पे फाइल करना पड़ता है। 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट। सर देन आईएसडी के लिए जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा क्रेडिट का 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 6। सर फिर टीडीएस वालों के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह जीएसटीआर 7 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, देन जीएसटीआर 8 टीसीएस वालों के लिए मंथली बेस पे अगेन 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट। सर अब एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, कुछ लोगों को छोड़ के आगे हम बात करेंगे बेटा। सर जैसे आईएसडी वगैरह हो गए, कुछ लोग आगे दे रखे हम बात कर लेंगे डिटेल के अंदर। सर उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइनेंशियल खत्म होने के बाद। सर इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9 ऑन और बिफोर 31st दिसंबर आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। सर सेम वे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9B। क्लियर? वही 31st दिसंबर से पहले। अच्छा फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9A कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए एनुअल रिटर्न हुआ करता था, पर इनका रिटर्न ही अब एनुअल कर दिया, इसलिए 9A अभी हट गया बेटा। सर फिर 9C सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हुआ कितना 5 करोड़ रुपए, उनको सेल्फ सर्टिफाइड जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है बाय सर 31 दिसंबर, उससे पहले एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे, उससे साथ में सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ जीएसटी 9C। सर अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया है कैंसिल, या डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया कैंसिल, तो ऐसे केस में आपको एक फॉर्म नंबर जीएसटी 10 के थ्रू फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कब तक? विद इन 3 मंथ। 3 मंथ कब से बेटा? ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन या फिर डेट ऑफ कैंसिलेशन, विचएवर इज लेटर, वहां से आपको 3 महीने के अंदर जीएसटीआर 10 के फॉर्म में फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, जिनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उनको फाइनल रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा, पर सिंस वो पूरे साल में रजिस्टर्ड थे जीएसटी में, इसके लिए उनको एनुअल रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा बेटा फाइनेंशियल खत्म होने के बाद बच्चों। प्लस सर अगर आप यूएन होल्डर हो तो आपको जीएसटीआर 11 फाइल करना पड़ता है, इसमें डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई होती है, इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड मिलता है बेटा इन लोगों को। अच्छा अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया है और उसमें कोई गलती हो गई, या आपने रिटर्न फाइल किया उसमें कोई गलती होगी, तो ऐसे केस में मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो। कब तक रेक्टिफाई कर पाएंगे? फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30th नवंबर, या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर। सर अब अगर आपके पूरे महीने में या पूरे क्वार्टर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो भी आपको जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करना पड़ेगा, पर वो नील जीएसटीआर 1 या नील जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा ध्यान देना बेटा, नील रिटर्न या नील स्टेटमेंट तभी कहला जाता है जब आपके पूरे रिटर्न में अगर कोई भी कॉलम में, कोई भी टेबल में, किसी भी एंट्री में
कोई आपको पंचिंग नहीं करनी, तब जाके उसको बोलते हैं नील रिटर्न। अगर आपका टैक्स पेबल जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नील रिटर्न है। सर अगर आपने इनवर्ट सप्लाई लिया, इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे किया, उसका अगर आप आईटीसी ले रहे हो, तो ऐसे केस में आपका रिटर्न नील रिटर्न नहीं कहलाता है बेटा। नील रिटर्न क्या होता है? आपके पूरे रिटर्न में, पूरे स्टेटमेंट में, सर भले वो जीएसटी सीएमपी 08 हो या जीएसटीआर 1 हो या आपका 3B हो, आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आपके पूरे रिटर्न में किसी भी टेबल में, किसी भी कॉलम में कोई एंट्री नहीं, तो उसको बोलते हैं नील रिटर्न। और ऐसे केस में आप एक शॉर्ट एसएमएस के थ्रू भी वो रिटर्न सबमिट कर सकते हो, पर नील रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा बेटा आपको। क्लियर? ये आगे आएगा पॉइंट, पर मैंने यहां बता दिया। अच्छा, अगर आपने प्रीवियस पीरियड का जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं किया तो करंट टैक्स पीरियड का आपका जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं हो पाएगा, अनलेस गवर्नमेंट अगर अलाउ करता तो बात अलग है बच्चों। क्लियर? डन। सरकार अब बार ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, बच्चों बोल दिया क्या? अगर आपने प्रेसिडेंट मंथ का, अगर आपने मंथली टैक्स मंथली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन ले रखा है, तो आपने प्रेसिडिंग मंथ का 3B फाइल नहीं किया तो करंट मंथ का आप जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं कर पाएंगे। या आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी तो प्रेसिडिंग टैक्स पीरियड का अगर आपने 3B फाइल नहीं किया, प्रेसिडिंग टैक्स पीरियड का अगर आपने 3B फाइल नहीं किया, तो करंट टैक्स पीरियड में ना तो आप जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे, ना आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज कर पाएंगे। प्लस एक और यहाँ पे एक रूल नंबर 88C गवर्नमेंट ने ऐड किया था, उसके रेफरेंस में क्लॉज नंबर C है। सर पहले मैं रूल नंबर 88C बताऊंगा और वो लिंक करते हुए C पॉइंट बताता बच्चा मैं आपको। रूल नंबर 88C बोलता है कि अगर आपने जीएसटीआर 1 जो फाइल किया है, सर उसमें जो आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, सर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन योर जीएसटीआर 3B। मतलब आपने क्रेडिट तो पास ऑन कर दी बहुत ज्यादा, और लायबिलिटी जो पे करी 3B के थ्रू वो पे करी कम। तो सरकार ऐसे केस में सर अगर आपका डिफरेंस जो है वो सच अमाउंट या सच परसेंटेज से अगर ज्यादा है, तो ऐसे केस में सर कॉमन पोर्टल क्या करेगा? आपको इलेक्ट्रॉनिकली नोटिफाई करेगा और बोलेगा क्या? सरकार या तो आपका जो डिफरेंस बनता है वो पे करो, या फिर हमने जो आपको नोटिस इशू किया उसका रिप्लाई करो विद इन नेक्स्ट 7 डेज। मतलब सर ये लोग आपको एक फॉर्म नंबर जीएसटी डीआरसी 01B के फॉर्म में आपको पार्ट ए में नोटिस इशू करेंगे, और नोटिस इशू करके बोलेंगे ये डिफरेंस द्वारा या तो आप पे करो विद इन 7 डेज, या फिर विद इन 7 डेज आप इसका रिप्लाई करो इन पार्ट नंबर बी। तो पार्ट बी में या तो आपको अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो सर पेमेंट का डिटेल आपको फर्निश करना पड़ेगा, या फिर आपने अगर रिप्लाई दिया है तो सर वो रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा इन पार्ट बी ऑफ दिस फॉर्म विद इन 7 डेज। अब अगर 7 दिन में आपने कोई रिप्लाई नहीं किया या तो, या फिर रिप्लाई दिया पर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था सर, तो ऐसे केस में, या आपने पेमेंट जो किया वो पूरा पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे केस में सर अब डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट रिकवरी करने पहुंचेगा। एंड सर दिस अमाउंट विल बी रिकवरेबल एज पर सेक्शन 79, क्योंकि जीएसटीआर 1 में अगर आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, मतलब आपका वो सेल्फ असेस टैक्स है, और रिकवरी चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है क्या? सेल्फ असेस टैक्स अगर आप पे नहीं करते हो तो उसके लिए डायरेक्ट रिकवरी करेंगे। सेक्शन में 73 74 का प्रोविजंस या प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे एसएससी ने सर जिसके जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस आ रहा है और आपको नोटिस इश्यू हो चुका है सर, और अगर आपने या तो 7 दिन में रिप्लाई नहीं किया या 7 दिन में अगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो अगले टैक्स पीरियड का आपका जीएसटीआर 1 भी ब्लॉक हो जाएगा। आप उस जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे, नहीं आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज कर पाएंगे बच्चा। ये क्लोज नंबर C यहां लिंक करके बता दिया बेटा। क्लियर? माहौल सरकार अब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, सर सेक्शन 39 सब सेक्शन 7 बोलता है क्या? जो आपका रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है वही आपका पेमेंट ऑफ टैक्स करने का भी ड्यू डेट होता है सरकार। पर ध्यान देना बेटा, सर जैसे इसके एक्सेप्शन क्या है बेटा? सर कंपोजिशन स्कीम पर्सन जो है उसके लिए एनुअली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उसके ऊपर उसको क्वार्टरली जीएसटी सीएमपी 08 के थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी को सर एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। इनको सर कोई जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है उस टाइम पे नहीं, इनको सर एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है बच्चों। सर अच्छा क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर हम पढ़ने वाले क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, पर पेमेंट तो मंथली बेस पे करना पड़ता है बच्चों। सो दीज आर सम एक्सेप्शंस सर, जहां पर आपको पेमेंट कब करना पड़ता है मैंने आपको बताया बच्चों। क्लियर? माहौल सरकार अब आइए क्या? क्यूआरएमपी स्कीम बड़ी सुंदर स्कीम है बेटा। क्यूआरएमपी स्कीम क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम बोलता है क्या? सर अगर किसी एसएससी का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़, वो चाहे तो करंट फाइनेंशियल ईयर में क्यूआरएमपी स्कीम ले सकता है। क्यूआरएमपी स्कीम अगर उसने लिया है तो उसको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करने पड़ेंगे, पर पेमेंट मंथली करना पड़ता है। अब सर क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आपको आना है तो सर आप मिड ऑफ द फाइनेंशियल में भी आ सकते हो, और एग्जिट करना है क्यूआरएमपी स्कीम से तो भी आप एग्जिट कर सकते हो, पर क्वार्टर खत्म होने के बाद एग्जिट करना है या क्वार्टर खत्म होने के बाद आपको एंट्री करना है बेटा। क्लियर? क्वार्टर के बीच में एंट्री एग्जिट नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बात और, अगर किसी क्वार्टर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर का बेटा, क्लियर, तो ऐसे केस में उस क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी स्कीम में रहेंगे, पर अगले क्वार्टर से आप क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर हो जाएंगे। अब सर क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर अगर आपको आना है इन दी मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़, तो आप आ सकते हो, पर आना है तो इंटीमेशन कब से देना पड़ेगा बच्चों आपको? जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई अगस्त सितंबर मंथ की मैं बात, क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं आपको। इस क्वार्टर में आपको क्यूआरएमपी स्कीम में आना है, इससे पहले आप मंथली स्कीम में थे, तो सरकार कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर क्यूआरएमपी स्कीम में आना है तो जो पिछला क्वार्टर था, मतलब अप्रैल मई जून, उसका सेकंड मंथ मतलब मई महीना, उसका 1 तारीख मतलब 1 मई से लेकर सर
31 जुलाई, मतलब जिस क्वार्टर के लिए आपको आना है उस क्वार्टर के लास्ट डेट बेटा, उस क्वार्टर की फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट बेटा, मतलब 31 जुलाई। तो 1 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में कभी भी आप क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो, अगर आपको जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर के लिए आना है तो। और अगर आपको मान लो जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो और सर अगले क्वार्टर से आपको क्यूआरएमपी स्कीम नहीं लेना है, आपको मंथली बेस पे टैक्स पे करना है, तो सेम ड्यूरेशन वही है बेटा जो करंट सर आपको जुलाई अगस्त सितंबर में क्यूआरएमपी स्कीम में हो, अगले क्वार्टर से आपको क्यूआरएमपी स्कीम नहीं चाहिए बेटा, तो सर जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 अगस्त से लेकर सर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सर 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर देना कॉमन पोर्टल पे कि मेरे को एग्जिट होना है इस स्कीम से, और आप 1 अक्टूबर से क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर हो जाएंगे, हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप मंथली बेस पे टैक्स पे करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मंथली बेस पे रिटर्न फाइल करिए बेटा। ओके, अब सर ऐसे केस में अब आपने क्यूआरएमपी स्कीम कब लेना है कब नहीं लेना है ये मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब सेकंड बात, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ली है तो सर आप रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेंगे। जो लोग रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेंगे उनको जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली फाइल करना है। अब वो लोग अगर जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करेंगे मेरे भाई सर, तो ऐसे केस में सर जो फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर होंगे उसके लिए इनवर्स फर्निशिंग फैसिलिटी दी गई है। अच्छा एक बात और, उससे पहले एक बात और बताया था बच्चा मैं, सर क्यूआरएमपी स्कीम जो है वो जीएसटी इनवाइज है, मतलब आपके सेम पेन नंबर पे 50 ब्रांच है, 50 रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप चाहे तो कुछ पे क्यूआरएमपी स्कीम लो कुछ पे ना लो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब कंपोजिशन स्कीम वाला स्कीम नहीं है बेटा कि कंपोजिशन लेना तो सबके साथ में लेना है, नहीं तो नहीं लेना है बेटा, ऐसा नहीं है। ये क्यूआरएमपी स्कीम रिटर्न फाइलिंग सिस्टम बेटा, आप चाहे तो कुछ पे क्यूआरएमपी ले कुछ पे ना ले, हमें कोई तकलीफ नहीं, पर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ पूरे सारे इंडिया के जितनी भी ब्रांचेस सबको टर्नओवर क्लब करके फिर देखना है बेटा आपको ऑब्वियसली। सर अब ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होता है, सर अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम लिया तो आपको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना, तो जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली फाइल करना है। पर जो आपके कस्टमर्स है जब तक आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे उसके जीएसटीआर 2B में क्रेडिट नहीं जाएगी, जब तक जीएसटीआर 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं होगी वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, इसलिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी। और बोल दिया क्या ये फैसिलिटी दी है, ये आपको ऑप्ट करना तो करे ना, वरना मत करे, डायरेक्ट जब जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तब इनवॉइस फर्निश कर देना। पर ये फैसिलिटी क्या कहता है बेटा, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए सर आपने जो भी B2B सप्लाई किया है वो B2B सप्लाई के इनवॉइसेस आप सर पंच कर सकते हो यूजिंग दिस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी बाय 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की बात करूं तो जनवरी महीने का 13 फरवरी उससे पहले पहले इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके आप जनवरी महीने के इनवॉइसेस फर्निश कर सकते हो जो B2B सप्लाई किया है आपने बेटा। पर ध्यान रखना किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मोर देन ₹50 लाख तो सर 50 लाख तक के ही आप B2B वाला सप्लाई वाले किसी पर्टिकुलर मंथ में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके फर्निश कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते बेटा। क्लियर? सेम वे सेकंड मंथ में भी कर सकते हो बच्चों आप। क्लियर? अच्छा फर्स्ट मंथ में आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी 13 तक फाइल नहीं किया तो फिर फर्स्ट मंथ का गया, अब जब सेकंड मंथ का आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश करेंगे उसमें आप चाहे तो जनवरी और फरवरी दोनों महीने के इनवॉइसेस फर्निश कर देना 13th ऑफ द मार्च तक बच्चा। क्लियर? और अच्छा जो इनवॉइसेस इसमें फर्निश कर दिए उसको जब जीएसटीआर 1 आप फाइल करेंगे तब वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो इनवॉइस डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे, रिमेनिंग इनवॉइस आप इसमें फर्निश करेंगे और अपना B2C सप्लाई वाला सारा डिटेल फर्निश करेंगे और अपना जीएसटीआर 1 सबमिट कर देना, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है? ऑप्शनल फैसिलिटी, इट इज नॉट मैंडेटरी। ये आपको ऑप्शन इसलिए दिया गया सो दैट आप अपने कस्टमर्स को खुश कर पाए, सेम मंथ में उसके जीएसटीआर 2B में अगर क्रेडिट चली जाएगी तो वो क्रेडिट का बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं तो उनको क्वार्टर एंड होने के बाद जब जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तभी वो लोग के जीएसटीआर 2B में क्रेडिट जाएगी तभी वो क्रेडिट ले पाएंगे। तो आप ऑप्शन लेना तो ले वरना मत ले। सर अब मंथली पेमेंट तो क्यूआरएमपी क्वार्टरली रिटर्न 3B और जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करना 2 महीने के लिए, फर्स्ट 2 मंथ के लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दिया। अब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट सरकार गवर्नमेंट बोलती है क्या रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल करो हमें कोई तकलीफ नहीं, पर हमारा पैसा हमको मंथली बेस पे दे दो, उसके लिए बोला है क्या सर फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए सर आपको उस मंथ की लायबिलिटी उसी महीने में पे करनी पड़ेगी, मतलब 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको पे करना पड़ेगा, मंथली बेस पे पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे करेंगे सर बोला है क्या फर्स्ट है फिक्स सम मेथड बोलता है क्या जो भी आपका प्रेसिडिंग क्वार्टर का लायबिलिटी था CGST SGST IGST और GST सेस का सर उसका 35% कितना बेटा 35% फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ में सेम अमाउंट पे कर दो सर, और फिर जब थर्ड मंथ खत्म होगा उसके बाद एक्चुअल आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है बाकी का बचा हुआ पे करिए, रिटर्न सबमिट करिए, भारत माता की जय। और जो ये अमाउंट आप पे करो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा बच्चों। अच्छा ये तो होता था फिक्स सम मेथड। सेकंड है क्या सर अच्छा मान लो प्रीसीडिंग क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं थे, आपका तो फर्स्ट क्वार्टर ही है जिसमें आप क्यूआरएमपी स्कीम में है, तो पिछले महीने में जो आपने टैक्स पे किया था उसका 100% एज इट इज अब टैक्स पे करना फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? डन। सर अब एक और है क्या सेल्फ असेस मेथड, ये बोलता है क्या आपको ऑप्शन दिया या तो आप फिक्स मेथड पे जाइए या आप एक्चुअल लायबिलिटी कैलकुलेट कर लो और एक्चुअल लायबिलिटी आपकी जो बनती है उस महीने की वो आप पे करो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और हाँ एक महीने के लिए आपने सेल्फ असेस मेथड लिया, एक महीने के लिए आपने फिक्स मेथड लिया,
आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, चेंज ऑफ दी मेथड करते रहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, जहां आपको फायदा है वो करिए, पर 25 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आप ये पे कर देना। अच्छा, जो भी आप पे करो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा आपके ये। अच्छा, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस है, तो आपको ये एक्स्ट्रा और अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, मंथली पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वहां से एडजस्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। सर अब आता है क्या क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ जीएसटी 3B में बात ऑलरेडी कर चुका हूं कि क्वार्टरली बेस पे 3B फाइल करना पड़ेगा आपको। कुछ स्टेट में 22 इज द ड्यू डेट, कुछ स्टेट में 24 इज द ड्यू डेट। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको ड्यू डेट बताया बेटा 25 तारीख, तब तक अगर आपने मंथली पेमेंट नहीं किया तो 26 से क्या लग जाएगा बेटा, इंटरेस्ट। अब सर अगर आपने फिक्स सम मेथड लिया था, क्या लिया था बेटा आपने, फिक्स सम मेथड, पर आपने 25 तारीख के उससे पहले पे कर दिया, पर जब क्वार्टर खत्म हुआ तब आपकी एक्चुअल लायबिलिटी देखी तो वो उस महीने की ज्यादा लायबिलिटी थी, पर हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि आपने फिक्स मेथड के हिसाब से जो पेमेंट आता वो आपने मंथली बेस पे टाइमली पे कर दिया था। क्लियर, डन। अच्छा, आपने अगर सेल्फ असेस मेथड लिया था और अगर आपने जनवरी की लायबिलिटी मान लो 2 लाख पे करी, पर जब रिटर्न फाइल किया तब पता पड़ा कि जनवरी महीने की लायबिलिटी तो आपकी 2.5 लाख थी, तो ऐसे केस में 50,000 रुपए आपने जो कम पे किया उस पर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जनवरी महीने की ड्यू डेट जो थी 25 तारीख, उसके बाद मतलब 26 तारीख से लेकर जब आप पे करते हो तब तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पर फिक्स मेथड होता है यही, अगर तो कोई इंटरेस्ट पे करने की बात नहीं आती। ये इलस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे समझाया हुआ है बच्चों। क्लियर, डन। अच्छा, अगर आप लेट हो गए रिटर्न फाइल करने में तो सर रिटर्न भले जीएसटी 1 आप लेट फाइल किया या 3B लेट फाइल किया तो लेट फाइलिंग फी लगेगी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के लिए आपका ऑप्शन है, फाइल करो तो करो वरना मत करो सर। सेकंड थिंग, पेमेंट करने में लेट होता तो इंटरेस्ट लगता है, लेट फाइलिंग फी की बात नहीं आती। भारत माता की जय। इसी के साथ पूरा क्यूआरएमपी स्कीम भी खत्म होता है। अब शायद मजा आ गया होगा सर आपको। सरकार माहौल बन रहा नहीं बन रहा, सरकार ध्यान देना, ये रिवीजन चल रहा सर, बहुत एनर्जी लगती है सर ये फास्ट बोलने में। क्लियर, पर सर आई होप आपके ये रिविजन इफेक्टिव हो रहे हैं, आपको सर पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में आ रहा है। एंड सर ये रिवीजन लेक्चर देखने के बाद आप जब बुक देखते होंगे आपको लगता होगा हाँ साहब हो रहा है कार्यक्रम पूरा रिवाइज। क्लियर, आइए बच्चों, सर आप पॉइंट पर क्या डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स टू दी रेसिपिएंट। सरकार आप जीएसटी 1 फाइल करते हो या आप जीएसटी 6 फाइल करते हो बच्चों? अरे सर, या आप सर आईएसडी तो जीएसटी 6 फाइल करते हो, या आप एनआरटीपी तो जीएसटी 5 फाइल करते हो, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके आप इनवॉइसेस फर्निश करते हो। तो जो भी इनवॉइस आपने फर्निश की वो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है सर उसके जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट करेगा, या आपने अगर रेसिपिएंट अगर कंपोजिशन स्कीम वाला तो उसके जीएसटी 4A में डिक्लेयर कर वो कम्युनिकेट हो जाएगा, या अगर आईएसडी तो उसके जीएसटी 6A में कम्युनिकेट हो जाएगा, वह रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर, रेसिपिएंट के जीएसटी 2B में क्रेडिट आएगी तो वो क्रेडिट ले पाएगा, नहीं तो वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा। क्लियर, नाउ ये सेक्शन 38 का पावर दे रखा है जिसके थ्रू जीएसटी 3B आया। ये सेक्शन दे रखा है बेटा, ये डायरेक्ट पोर्शन दे रखा है, आप नहीं भी रेफर करेंगे चल जाएगा। इसके थ्रू पावर मिला 2B वाला बेटा। अब 2B क्या होता है हम ऑलरेडी बात कर चुके बेटा, मैं तुम्हें वापस बताता हूँ। आईटीसी से कनेक्ट होता है बेटा ये। सर इधर से सप्लायर अपना जीएसटी 1 फाइल करेगा, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करेगा इनवॉइस फर्निश करेगा, या जीएसटी 6 सबमिट करेगा आईएसडी, या एनआरटीपी अपना जीएसटी 5 फाइल करेगा। उधर रेसिपिएंट की क्रेडिट जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट करेगी। अब सर ध्यान देना बेटा, सर जीएसटी 1 फाइल करने का ड्यू डेट क्या है बेटा? जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फाइल करने का ड्यू डेट क्या है बेटा? सर मान लो जनवरी महीने की बात करूं तो अगर जिन्होंने मंथली लेयर अकाउंट के लिए 11th इज ड्यू डेट, और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जिन्होंने क्वार्टरली लेयर अकाउंट के लिए 13th इज द ड्यू डेट, तो व्हिचएवर इज लेटर 13th। तो सर मैं मान लो सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, तो आप रेसिपिएंट जो है उसके 13th मतलब जनवरी महीने की बात करूं तो 13 फरवरी तक जितना भी क्रेडिट जीएसटी 2B में आ गया होगा सर वो मानेंगे क्रेडिट इज एलिजिबल क्रेडिट फॉर जनवरी मंथ। अब मान लो सप्लायर अपना जीएसटी 1 फाइल करने में लेट हो गया और उसने 13 तारीख के बाद अगर अपना जीएसटी 1 फाइल किया, तो सर 13 फरवरी के बाद मैंने 3B फाइल किया है, जीएसटी 1 फाइल किया, तो आपके जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट होगा, वो अगले महीने के जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट होगा और अगले महीने में आप एलिजिबल होंगे टू क्लेम द क्रेडिट ऑफ सच इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर, दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी 2B। तो सर जीएसटी 2B का मेन पर्पस क्या बेटा? रेसिपिएंट के जीएसटी 2B में क्रेडिट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी व्हिचएवर इज लेटर तक जितना क्रेडिट उसके जीएसटी 2B में आ जाएगा, वो लास्ट डे जो होगी वो वहां तक जितना क्रेडिट आके उसको ब्लॉक कर देगा, उतने क्रेडिट के लिए आप मैक्सिमम एलिजिबल होंगे उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। उसके बाद जो क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगी वो अगले महीने में काउंट होगी और अगले महीने में आप एलिजिबल होंगे क्रेडिट लेने के लिए बेटा। हाँ है ना भाई? डन। फिर आता है क्या? नील जीएसटी 3B मैं बात आपसे ऑलरेडी कर चुका। रूल नंबर 67A मैं आपसे बात ऑलरेडी कर चुका। एसएमएस फैसिलिटी वाली, अगर नील रिटर्न है, नील जीएसटी 1 है या नील जीएसटी सीएमपी 08 है तो भी आपको सर रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। नील का मतलब होता है कोई भी एंट्री किसी भी कॉलम में किसी भी टेबल में नहीं है। क्लियर, आप एक शॉर्ट एसएमएस के थ्रू भी ये ऑप्ट कर सकते हो बच्चों। क्लियर, डन। साइनिंग द रिटर्न वाइल फाइलिंग द रिटर्न, सर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना पड़ेगा आपको बेटा, अदरवाइज ये रिटर्न फाइल ही नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक साइन कैसे होगा बेटा? डीएसई ई साइन जो आधार ऑथेंटिक आधार बेस्ड होता है बेटा, या ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बेटा। हाँ है ना भाई? सर ठीक, सेक्शन 39 10 बोलता है, बड़ा ही सुंदर सेक्शन बेटा। आप करंट मंथ का
करंट टैक्स पीरियड का जीएसटी 3B फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड का जीएसटी 3B फाइल नहीं किया तो, या फिर आपने करंट टैक्स पीरियड का जीएसटी 1 सबमिट नहीं किया तो भी आप करंट टैक्स पीरियड का 3B फाइल नहीं कर पाएंगे, अनलेस गवर्नमेंट अलाउ करते तो बात अलग होगी बच्चों। क्लियर, डन। सर आइए फर्स्ट रिटर्न, सर पहला प्यार। सर अब सर सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न है बेटा, ये पहला प्यार की बात क्या कर रहे हो सर? सेक्शन 40 बोलता है क्या, अगर कोई एसएससी अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता है तो सर जिस दिन से वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था और जब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला सर वो सारे ट्रांजैक्शन वो अपने फर्स्ट रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करेगा। फिर एनुअल रिटर्न, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द एनुअल रिटर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर आफ्टर द एंड ऑफ द 11th फाइनेंशियल ईयर। पर इन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, आईएसडी, सर टीडीएस टीसीएस वाले, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय सीएनएजी या एन ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, इनको छोड़ दो बेटा। एंड ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस दे रहे हैं बच्चों, क्लियर, इनको छोड़ दो, बाकी सबको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या बेटा 31 दिसंबर है। फॉर्म क्या बेटा जीएसटीआर 9 और एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है टीसीएस वालों को, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, इनफॉर्म नंबर जीएसटीआर 9 भी, उसकी ड्यू डेट भी क्या है बेटा सर 31 दिसंबर ही है। ओके, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेटा, सर अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है कितना 5 करोड़ रुपए तो सर जीएसटी ऑडिट का फंडा हटा दिया इन्होंने और बोल दिया क्या सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा एसएससी को अलॉन्ग विद द एनुअल रिटर्न। भारत माता की जय। सर अब आता है क्या फाइनल रिटर्न, अगर कोई एसएससी अपना रजिस्ट्रेशन क्या करा रहा है कैंसल, तो सर जब उसको जो डेट ऑफ कैंसिलेशन था या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन था विच एवर लेटर, उसके 3 महीने के अंदर उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इनफॉर्म नोट जीएसटीआर 10। क्लियर, ध्यान देना बेटा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो क्या हो गया सर, जिस दिन तक आप रजिस्टर्ड थे उस दिन तक का जो भी ट्रांजेक्शन आपको हुआ उसके लिए एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है बच्चों। सर ये ऐसे का एक क्वेश्चन आया था बेटा इंटर लेवल पे बेटा, सर अब डिफॉल्ट इन फर्निशिंग द रिटर्न, अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए तो सबसे पहले तो आपको एक नोटिस इश्यू किया जाएगा इनफॉर्म नंबर, अगर आप लेट हो गए तो आपको एक नोटिस इश्यू किया जाएगा अंडर सेक्शन 46 कि अगले 15 दिन के अंदर अपना रिटर्न सबमिट कर दीजिए, भले वो नॉर्मल रिटर्न हो, एनुअल रिटर्न हो या फाइनल रिटर्न हो। और सुनना बच्चों ध्यान से, इसका इंप्लीकेशन क्या है, वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो असेसमेंट चैप्टर में हमने पढ़ा था वहां हमने देखा था क्या, अगर ये 15 दिन में आप रिटर्न सबमिट नहीं करते हो तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट अराइज हो जाता है, पावर अराइज हो जाता है कि वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे अपना बेस्ट जजमेंट यूज करके असेसमेंट कर दे। क्लियर, पर हाँ सर वो सेक्शन हमने असेसमेंट चैप्टर में पढ़ा था बच्चों। अब सर सुनना, ये तो सर नोटिस दिया, अब आप भले उसके 15 डेज में रिटर्न सबमिट करो या ना करो, सरकार लेट फाइलिंग फी तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। अब लेट फाइलिंग फी कितना है बेटा सर, भले आप जीएसटीआर 1 सबमिट करने में लेट हो जाए, ये रिटर्न फाइल करने में लेट हो जाए, फाइनल रिटर्न लेट सबमिट कर रहे हो या टीसीएस स्टेटमेंट बाय ईसी ने लेट सबमिट किया तो ऐसे केस में लेट फाइलिंग फी ₹100 पर डे अंडर सीजीएसटी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹5,000 बेटा। क्लियर, एंड इक्वल लेट फाइलिंग फी इज लेविड अंडर एसजीएसटी एक्ट ऑल्सो बच्चों। बट सर फॉलोइंग लोगों के लिए लेट फाइलिंग फी रिड्यूस करी गवर्नमेंट ने बेटा, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का सर कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फिलहाल नील है, तो सर ऐसे केस में 10 रुपए ही लेट फाइलिंग फी है पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹250 ये सीजीएसटी की लेट फाइलिंग फी बता रहा हूं मैं आपको बेटा। और अगर कोई टैक्स पेबल नील है बेटा आपका, सर मतलब 3B जो है वो नील है या जीएसटीआर 4 आपका नील है, तो ऐसे केस में भी 10 रुपए लेट फाइलिंग फी है सब्जेक्ट मैक्सिमम ₹250 पर रिटर्न बेटा। क्लियर, डन अंडर सीजीएसटी एक्ट। अच्छा, पर अगर नील रिटर्न नहीं था आपका, नील स्टेटमेंट नहीं था, पर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर वाज अप टू ₹1.5 करोड़, तो ऐसे केस में भले जीएसटीआर 1 हो, 3B हो या जीएसटीआर 4 हो, ये अगर फाइल करने में आप लेट हुए हो तो सर ऐसे केस में ₹25 पर डे पर मैक्सिमम ₹1,000 ही है। पर अगर आपका टर्नओवर वाज मोर देन ₹1.5 करोड़ इन द प्रेसिडिंग ईयर बट अप टू ₹5 करोड़ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केस में भले जीएसटीआर 1 हो या 3B हो, 4 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 4 तो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए होता है, उनका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो वैसे भी कंपोजिशन ले नहीं पाएंगे। इसलिए जिनका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ या अप टू ₹5 करोड़ है, वो अगर जीएसटीआर 1 या 3B फाइल करने में लेट हो गए तो ऐसे केस में ₹25 पर डे पर मैक्सिमम फीस 2,500 हो जाएगी। इस केस में 2,500 जो यहाँ पे थी कितनी 1,000 बेटा। हाँ है ना भाई, डन। अच्छा एक बात अगर हमने नोट करी हो तो यहाँ पे अगर किसी एसएससी का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹5 करोड़ तो उनके लिए कोई कंसेशन नहीं है। क्लियर, उनके लिए तो अगर नील रिटर्न नहीं है तो उनके लिए कोई कंसेशन नहीं, उनके लिए तो ₹100 पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम ₹5,000 ही एप्लीकेबल है। क्लियर, अब सर जिनको टीडीएस रिटर्न फाइल करने होते हैं वो अगर लेट हो गया जीएसटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह तो जीएसटीआर 7 फाइल करने में लेट हो गया तो ₹25 पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम ₹1,000 है। सर आईएसडी के लिए ₹25 पर डे मैक्सिमम ₹5,000। सर एनआरटीपी अगर लेट हो गया पर अगर उसका रिटर्न जो टैक्स पेबल था वो नील था,
क्लियर। तो ऐसे केस में 10 रुपए पर डे, मैक्सिमम रुपीज 5000। पर अगर नील रिटर्न नहीं था तो ऐसे केस में 25 रुपए पर डे, मैक्सिमम रुपीज 5000 इज द लेट फाइलिंग फी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी 1-2 मार्क के क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है बेटा। ये है CGST का लेट फाइलिंग फी, इक्वल लेट फाइलिंग फी इज एप्लीकेबल अंडर SGST एक्ट ऑल्सो बच्चों। सर अब एनुअल रिटर्न अगर फाइल करने में लेट हो गए तो लेट फाइलिंग फी कितना है, ₹100 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट whichever is lower। क्लियर, इतना आपका लेट फाइलिंग फी है। पर अगर प्रेसिडेंट सर ध्यान देना, फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने लेट फाइलिंग फी एनुअल रिटर्न के लिए लेट कम कर दी बेटा। कितना करा है, अगर आपका टर्नओवर इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो उस फाइनेंशियल का एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़, तो ऐसे केस में ₹25 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। पर अगर मोर देन ₹5 करोड़ बट अप टू ₹20 करोड़ था तो ऐसे केस में 50 रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.02% ऑफ द टर्नओवर ही है। पर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग ईयर वाज मोर देन ₹20 करोड़, सर उनके लिए तो ये नॉर्मल जो लेट फाइलिंग फी है वही एप्लीकेबल रहेगी। क्लियर, डन। आइए जीएसटी प्रैक्टिशनर, सर कौन कौन एलिजिबल है जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए बेटा। देखो, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हो और जीएसटी का काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, उसके लिए क्वालिफिकेशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सर जीएसटी पोर्टल पे जाके आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर, तो ही आप एलिजिबल होंगे एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर, अदरवाइज ना हो पाएगा मेरे भाई। क्लियर। अब सर जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए एलिजिबल कौन कौन है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, सेकंड सर अ पर्सन हु इज नॉट एडुकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड अ पर्सन हु हैज नॉट बीन कन्विक्टेड अंडर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो ऐसे केस में वो एलिजिबल रहेगा। प्लस उस पर फॉलोइंग कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट, he is a retired officer of commercial tax department or any state government department, CBIC वगैरह का, सर for a post of not lower than rank of group B gazetted officer for a period of not less than 2 years, या फिर he is enrolled as a sales tax practitioner or a tax return preparer, सर in the erstwhile law जो एक्साइज वगैरह था उसमें for not less than 5 years, तो वो एलिजिबल रहेगा। प्लस सर बेटा ही हैज पास द फॉलोइंग, सर उसने ये फॉलोइंग एग्जाम पास की बेटा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एटसेट्रा बेटा, फिर डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी विच इज इक्विवेलेंट टू इंडियन यूनिवर्सिटी बेटा, देन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर ही हैज पास्ड एनी ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द ICAI, ICWA या ICWA, तो वो भी एलिजिबल होगा। पर उसको अगर एज अ ये एलिजिबल हुआ है, उसको एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर अपना रजिस्ट्रेशन लेना, तो जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाके अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर वो एलिजिबल है तो बेटा। क्लियर। अब सर कौन कौन से काम वो कर सकता है बेटा, सर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश कर सकता है, रिटर्न फाइल कर सकता है बेटा, फाइनल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली रिटर्न बेटा। फिर सर इलेक्ट्रॉनिक कैश में डिपॉजिट कर सकता है, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट या कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, जनरेशन ऑफ ईवी बिल कर सकता है बेटा। सर जॉब वर्कर का जो इन्फॉर्मेशन होता है बेटा कि प्रिंसिपल क्या है, जॉब वर्कर क्या जा रहा है, तो जीएसटी ITC 04 फाइल करना पड़ता है प्रिंसिपल को, वो सब वो फाइल कर सकता है। देन अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट अंडर 58 मतलब सर वो ट्रांसपोर्टर बेटा, सर यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेता है ना बेटा, वो अप्लाई कर सकता है। देन सर कंपोजिशन स्कीम में आना है उससे विड्रॉ करना, उसके लिए अप्लाई कर सकता है बेटा। क्लियर, डन। सर अब देखिए ध्यान से, इंफॉर्मेशन रिटर्न, सरकार CBIC डिपार्टमेंट, देखो इतना स्ट्रॉन्ग CBIC डिपार्टमेंट बनाया बेटा, या GST डिपार्टमेंट बोल दो बेटा, इसको अगर किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट से या किसी भी पर्सन से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ आपको फुल कोर्स बेस में बेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, सर मोटर व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन करते हैं RTO, वहां से इंफॉर्मेशन चाहिए, सर बैंकिंग कंपनी से चाहिए, तो वहां से जो इंफॉर्मेशन जिस फॉर्मेट में, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, इन सर जैसे एक्सेल शीट पे चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं जीएसटी वाले, और वो इन्फॉर्मेशन उन लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और हाँ, उन्होंने अगर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी पर वो डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन थी, तो डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन को वापस से रिटर्न किया जाएगा और बोलेंगे क्या, अगले 30 दिन में हमको रीसबमिट करो आफ्टर करेक्शन। और अगर उस 30 दिन में सबमिट नहीं करते हैं या फर्दर पीरियड जो अलाउ किया डिपार्टमेंट ने, उस पीरियड में उसने डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन को रीसबमिट नहीं किया करेक्ट करके, तो ऐसा माना जाएगा इन्फॉर्मेशन सबमिट ही नहीं किया। अब अगर इन्फॉर्मेशन सबमिट ही नहीं किया या डिफेक्टिव दिया, उसको रेक्टिफाई नहीं किया, तो सर ऐसे केस में फाइनली डिपार्टमेंट उनको 90 दिन का टाइम देगा और बोलेगा 90 डेज के अंदर अगर आपने ये फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं पूरी सबमिट करी है, तो ऐसे केस में सर जीएसटी डिपार्टमेंट पास पावर है कि उस रेस्पेक्टिव दूसरे पर्सन या डिपार्टमेंट को पेनल्टी चार्ज कर सकता है, कितना, ₹100 पर डे अंडर CGST और ₹5,000 विच एवर इज लोअर, इतना पेनल्टी चार्ज कर देगा। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उसको पेनल्टी चार्ज हो जाएगा। आइए सर, पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम हैज पावर टू
डायरेक्ट एनी पर्सन, भले वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, सर कोई भी इंफॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अंडर एनी प्रोसीडिंग, अगर उसको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए ऑर्डर इशू करके उस पर्सन को डायरेक्शन दे सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करो। क्लियर? अगर वो इन्फॉर्मेशन उसने रिक्वायर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड टाइम में सबमिट नहीं करी तो ऐसे केस में वन टाइम फाइन है कितना, 10,000 रुपए का अंडर CGST। बट अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो ऐसे केस में 100 रुपए पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 25,000 इज द फाइन और पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन। क्लियर? ये CGST की पेनल्टी की बात करूं मैं, सारे जो भी बात करूं मैं। फिर बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सबमिट करी है किसी असेसी ने या किसी भी पर्सन ने अंडर सेक्शन 150 या 151, तो सर ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट कभी भी पब्लिश नहीं करेगा सर रिलेटिंग टू पर्टिकुलर असेसी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर असेसी से रिलेटेड है तो कभी भी पब्लिश नहीं करेगा अनलेस अ रिटन परमिशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट रेस्पेक्टिव असेसी। क्लियर? हाँ सर, अगर कमिश्नर को लगता है कि इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना जरूरी है इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में वो पब्लिश कर सकते हैं, बट आफ्टर ऑब्टेनिंग देयर अप्रूवल बचा। ओके सर, अच्छा एक बात और सर, ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर कमिश्नर को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में रिक्वायर्ड है और पब्लिश करना है तो वो पब्लिश कर सकता है विदाउट एनी रिटर्न परमिशन फ्रॉम दी रेसिपिएंट। पर सर अगर किसी भी प्रोसीडिंग में अगर इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है तो सर एक अपॉर्चुनिटी हर्ट देना पड़ेगा उस असेसी को, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, उस एक्शन ले सकते हो उस असेसी के अगेंस्ट बेटा। क्लियर? और हाँ, जो ऑफिसर इन्वॉल्व है इन इंफॉर्मेशन को लेने के लिए वो ऑफिसर को बोल दिया कि अगर आपने ये इंफॉर्मेशन जो कंपाइल करी अंडर सेक्शन 150 या 151 ये अगर आपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी और के साथ डिस्क्लोज कर दी तो ऐसे केस में 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट उस ऑफिसर को या सर विथ फाइन और विच में एक्सटेंड टू ₹25,000 बेटा, मतलब 25,000 तक का फाइन और 6 महीने तक की जेल और दोनों। क्लियर? पर हाँ, जेल भेजने से पहले आपको पता है सर गवर्नमेंट की प्रायर सेक्शन चाहिए इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड इन केस ऑफ अदर्स कमिश्नर की प्रायर सेक्शन रिक्वायर्ड है बेटा। हाँ है ना भाई? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 13 रिटर्न्स अंडर जीएसटी भी खत्म होता है। अब सरकार कोशिश करी मैंने कि रिटर्न्स अंडर जीएसटी के भी टॉपिक्स आपको फटाफट समझा दूं बच्चों। आई होप ये रिवीजन लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल है। आई थिंक ये सारे रिवीजन लेक्चर्स जो आपके लिए YouTube पे अपलोड हो रहे हैं, आई थिंक ये सारे रिवीजन लेक्चर्स विल हेल्प यू बिफोर द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि सर सारे रिवीजन लेक्चर्स को सर आप अपनी समरी बुक साथ में रखें एंड उसको रिवीजन लेक्चर के साथ में आप देखते जाइए, सो दैट आपका ड्यूरिंग द एग्जाम जब आप समरी बुक को रिवाइज करेंगे या ये लेक्चर खत्म होने के बाद जब समरी बुक देखेंगे तो आपको समरी बुक लगेगा कि मेरे को तो पूरा आता है बच्चों। क्लियर? एंड सर अगर आपको कोई लगे कोई पॉइंट मार्क करना है आपके रिवीजन के लिए तो आप उसको मार्क कर सकते हो। तो सरकार आई होप मस्त होकर पढ़ाई चल रही है आपकी सर, एंड सर पूरी एनर्जी लगा दीजिए। एंड सर ये रिवीजन लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, माहौल के साथ लग रहे हैं तो सारे रिवीजन लेक्चर के नीचे मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं माहौल के साथ। ऑल द बेस्ट सर, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, एंड सर लव यू लॉट, बाय बाय, टेक केयर।